12 साल का लड़का जिसका नाम दीपक कटवाल था, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, वो अपने परिवार के साथ गुजरात में रहता था। जब भूकंप आया तो भूकंप में काफ़ी तबाही हुई थी, तो उसमें उस बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गया। तो उसके माँ बाप को लगा कि मेरा बच्चा मर गया है और बच्चे को लगा कि मेरा माँ बाप मर गया। गुजरातमध्ये एक भूकंप होतं आणि त्यानंतरनं एक कुटुंब त्या ठिकाणी राहत असतं. त्या ठिकाणी आपल्या मुलाला वाटतं की आपल्या आईवडिलांचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्यानंतर आईवडिलांनाही वाटतं की आपल्या मुलाचा या ठिकाणी मृत्यू झालेला आहे. पण नक्की स्टोरी काय आहे? त्यांना वाटतं त्याच्यानंतर ते आईवडील तिकडे निघून जातात आणि तो मुलगा या पूर्ण भारतात भटकत असतो. नक्की स्टोरी काय? नमस्कार, मी दत्तात्रय संगपाळ, बेधडक चर्चामध्ये आपलं स्वागत आहे. दर्शको, सध्या आपण पुण्यामध्ये ही स्टोरी पुण्याला कशी जोडलेली आहे, आपल्यासोबत बजरंगी भाईजान म्हणून ओळखलं जातं, त्यांच्यासोबत आपण आहेत. नक्की स्टोरी काय आहे, कसं त्यांच्यापर्यंत तो मुलगा येतो, कसं पुन्हा ते आपल्या आईवडिलापर्यंत तो मुलगा पोहोचतो, या संदर्भात आपण सविस्तर चर्चा, बेधडक चर्चा या ठिकाणी करणार आहे. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव आपलं? मेरा नाम मुजाहिद हुसैन और उर्फ बजरंगी भाईजान. बजरंगी भाईजान हे तुम्हाला नाव पडलं, नक्की काय स्टोरी होती तुमचं नाव बजरंगी भाईजान असं पडलं? जय हिंद दोस्तों, दरअसल बात यह है 2001 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में एक भूकंप आया था और उस भूकंप में एक 12 साल का लड़का जिसका नाम दीपक कटवाल था, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, वो अपने परिवार के साथ नेपाल में रहता था। नेपाल का था लेकिन गुजरात में रहता था। जब भूकंप आया तो भूकंप में काफ़ी तबाही हुई थी, तो उसमें उस बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गया। तो उसके माँ बाप को लगा कि मेरा बच्चा मर गया है और बच्चे को लगा कि मेरा माँ बाप मर गया। मतलब तो काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद जब उसका माँ बाप उससे नहीं मिला और माँ बाप को भी बच्चा नहीं मिला, तो वो उससे मरा हुआ मानकर वापस नेपाल चला गया और बच्चा बच गया था और वो इंडिया में ही था और वो भटक रहा था, गुजरात से हरियाणा, कभी राजस्थान, कभी पंजाब। बच्चा कितना साल का था? वो करीब 11 साल का था 11 साल। और इसी तरह भटकते भटकते वो करीब 17 साल से इधर से उधर हो रहा था और इसी तरह से वो पुणे भी पहुंच गया था। पुणे आने के बाद करीब 17 साल के बाद मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने उससे एक जगह मिला तो मैंने उससे पूछा नाम क्या है, तो उसने बोला दीपक कटवाल। फिर वो आपके पास क्या तुम्हीच त्याच्यापाशी गेलाय का? तो नहीं, वो काम मांगने के लिए आया था। अच्छा। कि मुझे कुछ काम मिलेगा, तो मैंने तुमचा व्यवसाय आहे का या ठिकाणी? हाँ, मेरा एक छोटा मोटा स्टॉल है अभी फ़िलहाल। हाँ। पहले ये बैरटवाड़ी में हुआ करता था, वाह। शिवाजी हाउसिंग में। तो वहाँ पे आया था काम मांगने के लिए। तो मैंने बोला मेरे पास तो काम नहीं है। फ़िलहाल मैंने उसको नाश्ता कराया, खाना खिलाया, और तो उसको शायद अपनापन महसूस हुआ और मैंने उससे कहा कि कभी भी अगर इधर आया तो मुझसे मुलाकात कर लेना। तो हमेशा मिलने के लिए आता था। तो मैंने उससे एक बार पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं क्या, तो उसने पूरी कहानी जब बताई तो मेरे मन में लगा कि जब तुम्हारे माँ बाप, तुम जब जिंदा हो तो तुम्हारे माँ बाप भी जिंदा हो सकते हैं। तो एक काम करो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला दीपक कटवाल, और नेपाली तो दिखता ही था, वो नेपाल का हूँ। मैंने उससे जो भी जानकारियाँ थी, जैसे उसने बताया कि मेरे घर के पास से हाईवे गुजरता है, और जनकपुर भी बताया तो उसने सगळं आठवत होतं। हाँ, थोड़ी जानकारी थी उसको। मैंने उसको लिख लिया। लिखने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसका परिवार से इसको मिला दिया जाए। फिर मैंने इंटरनेट पे जा कर के, गूगल पे भी और फेसबुक पे भी मैंने एक मैसेज तैयार किया और नेपाल में जितने भी लोग थे सबको भेजना शुरू किया कि एक बच्चा है जो बिछड़ गया है। और फिर मैंने नेपाल के जो कार्यालय होते, जैसे कि कलेक्टर ऑफिस, जनकपुर कलेक्टर ऑफिस, इस तरह से मैंने सब जगह के नंबर निकाल करके मैंने कॉल करना शुरू किया। हालांकि कॉल काफ़ी महंगा था, 12 रुपये 1 मिनट लगता था उस टाइम, तो काफ़ी तकलीफ़ हो रहा था मुझे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा और करीब 1.5 साल तक मैं इसी तरह सब जगह कॉल करता रहा। उतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी क्योंकि ये लड़का 1.5 सालों तक मैंने कॉल करता रहा। फिर मुझे दिमाग में एक आइडिया सा आया कि इसका नाम दीपक कटवाल है, क्यों नहीं मैं उस अधिकारी से ये पूछूं कि ये कटवाल जो सरनेम है ये कहाँ रहते हैं ज़्यादातर? अधिकारी जो वहाँ के कलेक्टर ऑफिस थे जनकपुर के। तो उन्होंने कहा कि वड़ दिवस गाँव है जो हाईवे है, जैसा कि उस लड़के ने भी कहा था कि मेरे घर के पास एक हाईवे है, लंबी लंबी ट्रकें वगैरह जाती है। तो उन्होंने वड़ दिवस हाईवे का नाम का गांव बताया और ये लड़का ने भी कंफर्म किया कि ऐसा ही कुछ नाम है। फिर मैंने उस अधिकारी से कहा कि आप वड़ दिवस के कोई भी अधिकारी हो तो उसका आप नंबर दीजिए और मैं उससे बात करूंगा और उससे मैं आपका रेफरेंस बताऊंगा। तो उन्होंने राज़ी हो गया। फिर उन्होंने नंबर दिया। फिर मैंने वड़ दिवस के उस गांव में उस अधिकारी को फ़ोन किया और मैंने उससे बताया कि आज से 17 साल पहले गुजरात में भूकंप आया था, तो एक दीपक कटवाल नाम का लड़का जो मिसिंग है, वो शायद
शायद उसके गांव में मरा हुआ भी मान लिया होगा। वो लड़का एक्चुअली ज़िंदा है और पुणे में है और मैं उसे करीब 1.5 सालों से ढूंढ रहा हूँ। तुम्ही विचारला कसं की बाबा तुम्ही तिथे गेल्यानंतर विचारला कसं काय असं नसं कोण आहे का? हाँ, मैंने उनसे पूछा कि दीपक कटवाल है, तो उन्होंने, हालांकि अधिकारी तो चेंज होते रहते हैं, उन्होंने बोला ठीक है लेकिन मैं कहाँ ढूंढूँ। समझा, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके ऑफिस में कोई उस बस्ती से लोग आएंगे जिसका सरनेम कटवाल रहेगा तो आप उनसे इस बात को आप बता देना। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये बताने के तीसरे दिन मुझे वहाँ से कॉल आया और जब मेरे मोबाइल पे नंबर आया तो मैं समझ गया ये तो नेपाल का नंबर है। फिर उसके भैया थे और भाभी थे, वो दोनों ने मुझसे बात किया कि आपने दीपक को आप ढूंढ रहे हो, दीपक मेरा भाई है, मेरा देवर है। मैं बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे उससे बात करा सकते हैं। तो मैंने दीपक जहाँ पे काम कर रहा था, मैंने उसको एक जगह काम पे लगा दिया था ताकि कभी भी उससे मैं बुला पाऊँ। काय करत होता दीपक या ठिकाणी? दीपक ऐसा ही होटल में प्लेट उठाना, गिलास धोना, यही सब छोटा मोटा वेटर का काम करता था। जो काम मिल रहा है, खाना पीना दे दो, पैसा नहीं भी दिया तो चलेगा। मतलब फोन केला तिकडनं, त्यांचा फोन आल्यानंतर मग तुम्ही काय म्हणला? दीपकला काय म्हणला तुम्ही? दीपक को बोला, दीपक तुम जल्दी आ जाओ मेरे पास। तो वो तुरंत आ गया क्योंकि मैंने उसको आधा किलोमीटर की दूरी पे ही उसको मैंने काम लगाया था। तो वो लड़का आया, फिर मैंने दीपक से बात कराया, दीपक ने नेपाली में बात किया उससे। फिर उसके बाद एक कन्फ्यूजन ये था कि वो कैसे मान ले कि ये लड़का दीपक ही है। मैंने बोला क्यों? तो उसके भाभी ने बोला कि इससे पहले भी 17 सालों में कई लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। किसी ने कहा तुम्हारा दीपक गुजरात में है, मुझे पैसे दो मैं ला के दूंगा। कोई बोला हरियाणा में है, किसी ने बोला तुम बकरे का बलि दो। बहुत कुछ किया, परेशान हो गए हम लोग। फिर मैंने बोला एक काम कीजिए, मेरा फेसबुक आप ज्वाइन कीजिए, मैं मैसेंजर कॉल करता हूँ। और फिर मैंने एक सेल्फ़ी निकाला, वो आपको फ़ोटो आपको मेरे बैनर पे मिल जाएगा। फिर मैंने वो सेल्फ़ी भेजा तो वो लोग कंफर्म कर लिए कि ये दीपक है। फिर बोला उन्होंने कि आपका क्या रोल है, आप कौन हो, आप 1.5 साल से इसे क्यों ढूंढ रहे हो, आप कौन हो, आपका इसमें क्या रोल है, मतलब आप आतंक। उन्होंने सबसे पहले बोला कि आपको याद होगा कंधार में एक कांड हुआ था, कंधार जो हाईजैक हुआ था वो नेपाल से ही प्लेन उड़ा था। तो उनके दिमाग में ये आया कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। तो ये इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला कि आप लोग तो आतंकवादी होते हो, आप इतना अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मेरी बीवी बच्चे हैं, उसके मैं आपके फ़ोटो भेजता हूँ मैसेंजर पे, आप उससे मिलो। और उसके बाद उसको भरोसे में लिया, दीपक को बात कराया, दीपक का फ़ोटो भेजा। फिर वो लोग मैंने उनसे कहा कि आप आराम से आना दीपक को लेने के लिए, जब तक दीपक मेरे पास रहेगा, मेरे भाई की तरह, बेटे की तरह मेरे घर पे रहेगा वो। फिर मैंने दीपक को अपने पास रखना शुरू कर दिया और कुछ दिन के बाद उसके भैया भाभी नेपाल से रवाना हुए उसे लेने के लिए। लेकिन एक अड़चन और आ गई थी, वो लुधियाना आने के बाद वो आगे नहीं आ रहे थे। उनको किसी ने बताया कि वहाँ जाने के बाद तुम्हारे साथ कुछ तो डिमांड हो सकता है, कि मैं फ्रॉड हो सकता है, कि इसके बदले तुम्हें पैसे देने होंगे या जो भी। फिर मैंने उनको भरोसे में लिया, मैंने कहा कि आप तो हिंदू हो और भगवान को मानते हो, तो समझ जाना कि दुनिया में भगवान है। तो वो बोले ठीक है। उसकी भाभी बोला मैं आप पक्का आऊँगी आपसे मिलने के लिए। फिर वो लोग पुणे आए, पुणे स्टेशन पे झेलम एक्सप्रेस से वो आए थे, मुझे याद है। फिर हम उसे रिसीव करने गए, फिर उनको घर पर लेकर के आए। फिर हमारी वाइफ को बहुत जब पता चला कि वो लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, वो भी नेपाल से, दीपक का परिवार, वो दीपक जो अब तक हमारा भी परिवार का हिस्सा हो चुका था। तो वो लोग जब हमारे घर पे आए, आने के बाद वो एक रात रहे भी, बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ हम लोगों ने जो किया। फिर उनको दूसरे दिन उनको वापस झेलम से जाने का था, तो मैंने उनको झेलम से रवाना किया। फिर वो रिक्शा से उतर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप क्यों उतर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो मैं जहाँ पे खड़ा था उसका पीछे एक मंदिर था, तो मैंने बोला चलो जाके दर्शन कर लो। तो बोला नहीं, आप भगवान का दर्शन करना है। तो मैं उस टाइम भावुक हो गया। और उन्होंने जाते जाते एक बात कहा था कि मैं हिंदू हूँ और भगवान को मानता हूँ, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, मेरे लिए आप भगवान हो। तो मैं काफ़ी ये हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने एक इंसानियत का फ़र्ज निभाया है और मुझे खुशी है कि आपका 17 साल के बाद आपका देवर मिल गया। फिर वो लोग नेपाल चले गए। चले जाने के बाद मैंने सोशल मीडिया फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था, जिस पे मैंने लिखा था कि आज हमारे घर में काफ़ी खुशी का माहौल है। आज मैंने एक बच्चे को 17 साल के बाद उसके माँ बाप से मिलाने में कामयाब हो गया। तो ये बात थोड़ी सी वायरल हो गई और लोगों को जब पता चला तो साकाल की तरफ से मुझे कॉल आया था, हर्षवर्धन सोन कामले उनका नाम था। तो यशपाल सोन कामले का कॉल आया कि आपका इंटरव्यू लेना है। फिर वो इंटरव्यू लेने के लिए आए, जैसा मैंने आपसे बताया वैसा ही मैंने उन्हें भी बताया। लेकिन वो छापने से पहले
उन्होंने कहा कि एक बार मैं उस परिवार से बात करना चाहूँगा, तो मैंने उनका नंबर दे दिया। लेकिन वो उस वक्त सफ़र में थे, यानी वो दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन में थे, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन उसकी टीम हमेशा उससे संपर्क में रहे। शाम होते होते उनका मोबाइल ऑन हो गया, तो यशपाल सोनकामले ने मुझे बताया कि मैंने जब कॉल लगा तो मैंने उनसे बात किया कि आप 17 साल के बाद अपने दीपक कटवाल को लेकर जा रहे हो, ये पुणे में जो हेल्प किया है आपको, हुसैन के बारे में आपका क्या कहना है? तो उनका जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि हुसैन का उसका नाम मत लो। बोला क्यों? बोला वो हमारे लिए भगवान है और भगवान का नाम नहीं लिया जाता। तो यशपाल सोनकामले ने कहा था कि बस आपका इंटरव्यू हो गया, मैं खुद भावुक हो गया। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपका कहानी कल छपने वाला है शनिवार को, जिसका हेडलाइंस होगा पुणे का बजरंगी भाईजान। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया और मुझे लगा कि मैंने तो सपने भी नहीं सोचा था कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ, लेकिन ये सच्ची फिर बाद में एहसास हुआ कि एक परिवार को एक से मिलाना, अगर मैं नहीं मिला पाता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ सालों के बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता और पुणे को गलियों में जो आप पागल देखते हो वो उनमें से एक रहता वो। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैंने कोशिश किया और कामयाबी मिली और आज पुणे का बजरंगी भाईजान आपके सामने खड़ा है। हे पुण्याचे बजरंगी भाईजान यांना पुण्यातील बजरंगी भाईजान म्हणून का ओळखलं जातं हे त्यांच्याच तोंडून आता सांगितलेलं आहे.